अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल जो वो रिपोर्ट है वो 8 वैज्ञानिक संस्थानों की थी और उस 8 वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट सरकार सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी। अब पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, वो क्या मंसूबे हैं, वो तो सरकार को पता होगी, लेकिन जब हाई कोर्ट ने दबाव डाला तो फिर उनको सार्वजनिक करना पड़ा। तो जो ये समितियां बनाई गई थी जो रिपोर्ट के लिए अलग अलग विभागों की, तो ये 6 जनवरी 2023 को इसके गठन की औपचारिक घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी औपचारिक घोषणा की थी और इसमें ये 718 पन्नों की है और इसमें 8 वैज्ञानिक संस्थान थे। तो अब जब कि हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिया है, तो जो यहाँ पे आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ जो वो है उत्तराखंड का, उस पर वो आपको वो रिपोर्ट मिल सकती है। तो आप कहेंगे कि वो रिपोर्ट कहाँ पे है? आपदा प्रबंधन की जो वेबसाइट है उस पे आपको मिल सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, उस पर आपको मिल सकता है। और उसके अलावा आपको उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी ये रिपोर्टें आपको मिल सकती हैं। जो 8 जो अलग अलग वैज्ञानिक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो जुड़े हुए, तो उन पे रिपोर्ट मिल सकती है। यानी उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उस पर आपको रिपोर्ट मिल सकती है। ये तो सार्वजनिक हो गई है, अपलोड कर दी गई है ये रिपोर्ट। तो अब हम जानते हैं कौन कौन से वो वैज्ञानिक संस्थान थे जिनको इस पे रिपोर्ट बनाने की और जांच रिपोर्ट करने की सौंपी गई थी कि आखिर जोशीमठ में क्या हुआ और क्या चल रहा है वहाँ, भूगर्भीय रूप से हो या जो भी है, और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, क्या संस्तुतियाँ हो, सुझाव हो सकते हैं, समाधान हो सकते हैं, या क्या भविष्य के लिए क्या किया जा सकता, अभी तक जो हुआ वो क्यों हुआ और भविष्य में क्या किया जा सकता है इस पे। तो हम अभी बताते हैं कौन कौन इसमें शामिल थे। उसमें वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान भी शामिल किया गया था और जिन्होंने 33 पेज की अपनी रिपोर्ट दी है। और आप जानते होंगे वाडिया जो हिमालयन जियोलॉजिकल वो है इंस्टीट्यूट है, वो देहरादून में, ज़्यादातर देहरादून में है। IIT रुड़की को सौंपी गई थी जियो टेक्निकल सर्वे के लिए। तो 120 पेज की IIT रुड़की ने दी है और जियो फिजिकल और जियो टेक्निकल सर्वे के लिए NGRI हैदराबाद ने तकरीबन 90 पेज की रिपोर्ट दी है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यानी नेशनल हाइड्रोलॉजी, हाँ हाइड्रोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है उसने दिया है तकरीबन 25 पेज की रिपोर्ट। और भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI सॉरी, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और 7वां इन्होंने 28 पन्नों की रिपोर्ट दी है। और ये रिपोर्ट है इनकी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, हाँ ये भी एक संस्थान है। जो GSI है यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने 79 पेज की रिपोर्ट दी है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी CGWB ने 28 पेजेस की रिपोर्ट सौंपी है। और इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट यानी IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इन्होंने 16 पेज की दी है। और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल CBRI, तो हाँ केंद्रीय भवन अनुसंधान, इन्होंने भी रिपोर्ट दी है। तो इस प्रकार से ये 714 पेजों की जो रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट सौंपी गई है। तो ये आपको फिर से बता दें कि जो उत्तराखंड आपदा प्रबंधन जो विकास अथॉरिटी है यानी उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी USDMA की वेबसाइट पे जाके आप इन रिपोर्टों को PDF ले सकते हैं, देख सकते हैं।
तो बहरहाल हम यहाँ पे थोड़ा कुछ चर्चाएं करेंगे कि केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है वो 1800 करोड़ की सैद्धांतिक घोषणा की है। फिर से जो भी वहाँ पे पुनर्वास से उसमें सारे मामले जुड़े थे, सेटलमेंट हो गया, वहाँ से वाटर ट्रीटमेंट हो गया, और जो भी हैं बहुत सारी चीज़ों पे। तो इनमें जो 1800 करोड़ रुपए हैं उस वहाँ के लिए, वो 1464 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 336 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी इनमें से। तो खैर लो आप ये हम फाइनली अल्टीमेटली आपको बताते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें 718 पन्नों की रिपोर्ट में मोरेन चित्र ग्लेशियर से आई हुई लाइन, यानी ग्लेशियर पे बना हुआ, एक जमाने में ग्लेशियर ही हुआ करता था वहाँ पे, जहाँ पे जोशीमठ शहर है, आज से कुछ सैकड़ों साल पहले, जब एक बार हिमयुग आया था उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में, उस समय जोशीमठ में बहुत बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था। और उस ग्लेशियर से जो मिट्टी गारा वगैरह आया था वो अभी मजबूत जमीन नहीं है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब दूसरा क्या हुआ, जोशीमठ में जो भूमिगत जल है वो पानी का रिसाव है, और जो भवनों का दबाव है उसके कारण जो पानी का रिसाव तो था ही, वहाँ पे पानी तो था ही अंदर, उस पानी के रिसाव के कारण वो पानी फिर भूमि में दबाव पड़ा, दरारें पड़ी, वो जगह जगह बंट गया वो पानी, उसके कारण वहाँ पे मकानों में दरारें आ गई और भूधसा हुआ है, ये बात भी इसमें कही गई। और जो वाडिया भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट है उसमें किया गया कि जोशीमठ की मिट्टी का ढांचा बोल्डर, बजरी और मिट्टी का एक जटिल मिश्रण है। मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि वो ग्लेशियर के साथ जो वहाँ पे मिट्टी गारा वगैरह जो भी बह के आया था, बड़े चट्टान हैं, उन्हीं पर बाद में जब हिमयुग चले गया वो ग्लेशियर बहुत पीछे खिसक गया, पिघल गया, उसके बाद वहाँ पे घासें उगी, फिर पेड़ पौधे उगे, लेकिन वो पक्की, कहने का मतलब ये है वो बहुत पक्की ज़मीन नहीं है वहाँ पे। ये जिक्र किया है वाडिया संस्थान ने कि यहाँ पे बोल्डर भी ग्लेशियर लाई गई बजरी और मिट्टी के बने हैं, इसमें ज्वाइंट प्लेन है और इसके खिसकने का बहुत बड़ा कारण है। यानी इसमें अगर पानी का रिसाव हो गया, भवनों का दबाव पड़ गया तो ये खिसक सकता है। और जोशीमठ हिमालय क्षेत्र में जिस ऊंचाई पे, उसे पैराग्लेशियल जोन कहते हैं, यानी कभी यहाँ पे ग्लेशियर हुआ करता था। तो दोस्तों ये रिपोर्ट मोटी मोटी बातें जो थी हमने बता दी है। और वैसे देखो सरकार छुपाना भी चाह रही थी, इसको हाई कोर्ट ने टाइमली वो कर दिया। तो दोस्तों हम लगातार हमारा पोस्टमार्टम जारी रहता है, उत्तराखंड से जुड़े हुए जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, देश दुनिया से जुड़े हुए जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे। तो जोशीमठ का जो मुद्दा है वो कुछ, ये रिपोर्ट सिर्फ जोशीमठ के लिए डराने वाली नहीं है, बल्कि अन्य उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार से अतिक्रमण के द्वारा जो मकान बनाए गए हैं, जगहों का अतिक्रमण किया गया है, जबकि वहाँ पे बायो रिजर्व क्षेत्र है, फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र है, सेंचुरी इलाके सब मिलते जुलते हैं वहाँ पे आपस में। उसके बावजूद वहाँ पे बाहरी लोगों ने भी और स्थानीय लोगों ने भी, और स्थानीय लोगों की सह पे बाहर से आके भी लोगों ने अतिक्रमण कर दिए हैं, जैसे चाहे वैसे मंजिलें बना दी हैं। कुछ अपनी ज़मीनें हैं तो कुछ सरकारी ज़मीनों पे अवैध निर्माण करके 5-5, 6-6 मंजिला। आप जोशीमठ में जाते तो हमें जाने का मौका मिला था काफ़ी, तकरीबन 5-6 साल पहले। तो वहाँ पे 2 बार, हमें 3 बार तकरीबन हम जोशीमठ गए, एक बचपने में, उसके बाद थोड़ा जब किशोरावस्था थी उसमें, और थोड़ा हम जब बड़े हुए तब। तो बहुत बड़ा अंतर रहा। एक ज़माना ऐसा था कि जोशीमठ में बमुश्किल 2 मंजिले मकान मिलते थे, और वो भी ज़्यादा पुराना नहीं है वो समय भी, वो उत्तराखंड गठन से ठीक पहले की स्थिति है। इन 20-22 सालों में पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वहाँ 6-6, 7-7 मंजिले, 8-8 मंजिले मकान बनाए जाने लगे। और तब अफसोस इस बात का है कि जब लोग दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र से आके, पंजाब से आके वहाँ बिल्डिंगें बना रहे थे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ कड़ी दर कड़ी सारी चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं। क्यों जुड़ रही हैं? क्योंकि भूमि कानून है नहीं यहाँ का अपना, न यहाँ की मूल निवास की अवधारणा है। मूल निवास, भूमि कानून और ये निर्माण कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से कड़ी दर कड़ी जुड़े हुए हैं ये।
जैसे बताते हैं ना, कड़ी दर कड़ी जुड़ के ही कुछ चीज़ें बनती हैं, कोई चीज़ अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसी प्रकार से इन चीज़ों का एक दूसरे से संबंध है। उत्तराखंड में कोई भी कहीं से आके किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि खरीद सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्चाई है और कड़वी सच्चाई भी है कि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों ने तो अवैध अतिक्रमण जो किए होंगे या जितने किए होंगे अपनी ज़मीनों के इतर, उन्होंने अपनी ज़मीनें बाहर वालों को बेचनी शुरू कर दी। और बाहर वाले अगर अतिक्रमण कर रहे हैं वहाँ पे अपनी ज़मीन, खरीदी हुई ज़मीन के अलावा, तो स्थानीय लोगों को कोई ऐतराज़ है नहीं। एक समय वो भूमि चिपको आंदोलन की भूमि रही है, एक समय वो तिलाड़ी आंदोलन, ऐसे आंदोलन हुए हैं उत्तराखंड में, डोलापाल की आंदोलन, मैती आंदोलन। इन आंदोलनों ने उत्तराखंड की समृद्ध प्राकृतिक और भौगोलिक और यहाँ की जैविक जो वो थी विविधता थी, उसको संरक्षण संवर्धन किया था। और इस प्रकार से वहाँ पे अवैध निर्माण नहीं थे। लेकिन अब क्या करें, क्या जब बताते हैं कि जब सुधार करने वाला ही, जब सरकार ही इस प्रकार के कामों पे चुप्पी साधे हुए है, जो शासन प्रशासन अमले से जुड़े हुए लोग हैं वो पैसे खा के इस प्रकार के निर्माण कार्य सेंचुरी इलाके में भी होने दे रहे हैं, फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र में भी होने दे रहे हैं। और उसके अलावा जो बायो रिजर्व क्षेत्र हैं वहाँ पे ही जब वहाँ की तहसील हो गया, पटवारी कानून को हो गया, तुम्हारे कलेक्टर से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हो गया या अन्य क्षेत्रों से जुड़े अधिकारी हैं, वहीं पैसे खा के, घूस खा के, रिश्वत लेके चुपचाप मौन होते हैं। थोड़ा बहुत बीच बीच में एक दो चालान कर देते हैं जब ऊपरी आदेश आ जाता है। बाकी जो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार को फाइनल रिपोर्टें भी बिना किसी खास गहरे और गहन जांच पड़ताल के भेजी जाती हैं, उसमें लीपापोती की जाती है, टाल मटोल की जाती है। और ऐसे जो स्थानीय जिन लोगों को वो काम सौंपा, चाहे पटवारी कानून को हों, तो वहाँ के तहसीलदार हों या कोई अन्य भी हों, वो लोग मिलजुल के वहाँ के जो पूंजीपति हैं, वहाँ के लॉज मालिक हैं या व्यावसायिक वो चलाते हैं, उनसे पैसे खा के वो गलत सूचनाएं सरकार तक पहुँचाते हैं। अब भाई केंद्र से तो सरकार आएगी नहीं, केंद्र प्रधानमंत्री साहब तो जाएंगे नहीं वहाँ देखने, भाई काम तो छोटे स्तर के कर्मचारियों अधिकारियों को सौंपा जाएगा। जब वही तो बरसों से ये खेल जारी है, ये नैनीताल मसूरी से लेकर रानीखेत कौसानी से लेकर उत्तराखंड के 4 धामों से लेकर उत्तराखंड के अन्य जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे ये खेल बदस्तूर जारी है। और जो यात्रा से जुड़े हुए मार्ग हैं वहाँ पे नदियों के किनारे अवैध खनन, नदियों के किनारों पे गंदगी, वाटर ट्रीटमेंट हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था है नहीं, और वहाँ पे बसावट अनियोजित अनियमित बसावट है, अतिक्रमण किया गया है। और सरकार खुद कटघरे में इसलिए खड़ी है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कारिंदे हैं, रहनुमा है या सत्ता सियासतदान हैं, उनका काम सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ के चुनाव जीतने के बाद अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को बढ़ाना रह गया है। उससे अलावा इतर उनका कोई प्रिय सगल नहीं रह गया है। और बात यही नहीं थमती है, बात बहुत आगे तक जाती है। आगे तक इसलिए जाती है कि जब यहाँ पे जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, चाहे वो नेशनल हाईवे से जुड़ी हैं, 4 धाम परियोजना से जुड़ी हैं, या फिर वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ी है, PWD से जुड़ी हुई, वो ऐसे ठेकेदारों को सौंपा जाता है। उनको न तो उनके पास अत्याधुनिक हथियार टेक्नोलॉजी है, न टेक्निक्स हैं, चाहे वो कहीं पे बोरिंग करना हो, टनल बनाना हो, पहाड़ी पे कटान करना हो, कटाव करना हो, या कुछ भी डामरीकरण कुछ भी हो, वो क्या करते हैं, डायनामाइट विस्फोट से पहाड़ियों को उजाड़ देते हैं। और अब आप देखोगे, अगर आप 4 धाम परियोजना के रास्ते पे गए, एकदम अभी परियोजना पूरी नहीं हुई और टूटना, पहाड़ के दरकना शुरू हो गया। तो ये जोशीमठ का दरकना, पहाड़ों का खिसकना और पहाड़ों का पीड़ा कौन समझेगा। एक बार नरेंद्र सिंह नेगी साहब का एक गाना था गढ़वाली में, केने ने सुनी यो पहाड़ों की पीड़ा, केने ने पहुंचा यो डालियों का आंसू। अगर आपने सुना ये गाना, उस गाना की शुरुआत थी के का मने की केने ने जानी, किए 6 लोला यूं में अपनी खैर लगानी। और उसी में आगे था कि केने ने जानी यू पहाड़ों की पीड़ा और केने ने जानी यू डालियों का आंसू। ये गढ़वाली में था, जिसका हिंदी वर्जन ये है कि पहाड़, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की पीड़ा किसी ने नहीं जानी
और जो वहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे थे उस वो लगातार सिमटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, उनके आंसू भी किसी ने नहीं पहुँचे। ये गाना उन्होंने आज से 22 साल 25 साल पहले बनाया था। बताइए तब से इतनी स्थितियाँ कितनी बद से बदतर हो चुकी हैं। सबका वही है कि अति उपभोक्तावादी, अति पूंजीवादी पैसे के पीछे सर में पैसा बिठा रखा है, और सरकार के जो ठेकेदार होते हैं वो भी स्थानीय नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सब इनका गठजोड़ चलता है। अपने ही आदमी इनके ठेकेदार होते हैं वहाँ। वो ठेकेदार ऐसी रोड बनाते हैं कि डायनामाइट विस्फोट से पहाड़ उजाड़ देते हैं। उसके बाद रोड में डेंटिंग पेंटिंग ऐसी होती है, डामरीकरण ऐसा होता है, उसमें इतना घटिया क्वालिटी का माल मिलाया जाता है, नकली माल, वो 6 महीने भी नहीं टिकती वो सड़क। ऊपर से वो डायनामाइट पहाड़ से जो विस्फोट से उड़ाए रहते हैं वो, और बरसात में क्या हाल होते हैं। तो उससे फ़ायदा किसका होता है? ठेकेदारों का। ठेकेदारों के पीछे जो उनको ठेके दिलवाते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, और जो उनके आका होते हैं पर्दे के पीछे, जो हमारे मंत्री संतरी और जनप्रतिनिधि जिनको हम भेजते हैं चुन के, ऐसे नालायकों को जो चंद सिक्कों और चंद रुपयों के लिए अपना ईमान जुबान बेच देते हैं। और ये खेल सदियों से चलता, बरसों से चल रहा है, और न जाने कहाँ जाके थमेगा। जोशीमठ ही क्या, केदारनाथ में इससे पहले आपदा आई, इससे पहले मधमेश्वर घाटी में आपदा आई, उत्तरकाशी में आपदा आई, भूकंप हुए, तमाम चीज़ें। लेकिन लगता है कि हम सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं। न सरकार सुधरने के लिए तैयार है और न स्थानीय लोग सुधरने के लिए। स्थानीय लोगों ने क्या कर दिया है, वो बाहर से आके लोगों को बाहर से आके बसा रहे हैं वहाँ पे। अब बाहर से जो आदमी आ रहा है उसने एक नाली ज़मीन पे मकान बना दिया, लेकिन एक नाली अवैध अतिक्रमण करके वो, और अगर आप वहाँ पे देखने जाओगे, आप 20 साल पहले कितना हरा भरा सुंदर था वहाँ पे, न कोई अतिक्रमण। लेकिन आज की स्थिति ये है कि वहाँ पे 6-6 8-8 मंजिले भवन बने हुए हैं। जोशीमठ की बात करें तो मैंने जोशीमठ को पिछले 20 सालों में बहुत बदलते हुए देखा है। आज क्या स्थिति है जोशीमठ की, वो हम देख चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस पे चुप्पी साधे, मौन साधे रहती है? भाई जो मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, मैंने 2 चीज़ें मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि सरकार जो चला रहे हैं वो न तो बीजेपी चला रही, न कांग्रेस चला रहे, न अन्य कोई दल चला। सरकार चला रहे हैं भ्रष्टाचारी, बेईमान, बदमाश, गुंडे, चमचे, दल्ले, और उसके अलावा माफिया, और जो मंत्री संतरी भ्रष्ट ये है, इनका गठजोड़ कर रखा आपस में, ये सरकार चला रहे हैं। अब ये क्या हाल करेंगे देश का और प्रकृति पर्यावरण का, इनको न किसी देश से लेना देना, न देशवासियों से लेना देना, न उत्तराखंड से लेना देना, न उत्तराखंडियों से लेना देना, न इनको प्रकृति पर्यावरण से लेना देना, न उनको यहाँ की सांस्कृतिक विरासत से, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, किसी से कुछ लेना, उनको लेना देना है कि चारों तरफ से पैसे उनके पास आएँ, वो उनकी कोठियाँ, बंगले, जायज़ नाजायज़ संपत्तियाँ दिल्ली से लेकर देहरादून तक से लेकर और पहाड़ों तक बने, उनकी 100 पीढ़ियों के लिए पूरा भरपाई कर दें, वो करोड़ों अरबों रुपये संभाल दें। और चुनाव लड़ने में जो अवैध पैसा लगता है वो भी काला धन ही होता है, जिसको अब सरकार ने उसको लीगल वो दे दिया, काले धन को सफ़ेद करने की एक लीगल अथॉरिटी दे दी है, उसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। यानी आपके पास पैसा चुनाव लड़ने के लिए दुनिया भर का शराब और दुनिया भर की अवैध गतिविधियों के लिए पैसा कहाँ से आता है, जोड़ तोड़ करने के लिए, सांसदों या विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए, और कौन पर्दे के पीछे से वो फाइनेंस करता है, इसकी आरटीआई से भी वंचित रखा गया है उसको। यानी आप आरटीआई से भी नहीं जान सकते उनको, उनके जो डोनेट करने वाले रहते हैं उनको गुप्त रखा जाता है। तो ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या, तो वो सारा पैसा जो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए जानबूझ के सड़कें खराब बनाई जाती हैं, जानबूझ के ऐसे काम किए जाते हैं कि वो बार बार टूटते रहें, बार बार गड्ढम गड्ढ होते रहें, बार बार ठेके पड़ते रहें करोड़ों अरबों के, और उनमें फिर वो घटिया माल डाल के पैसे संभालते रहें, और उन पैसों का बड़ा हिस्सा फिर मंत्री संतरियों को, नौकरशाहों के पास जाएं, वो उससे चुनाव भी लड़ें, अपने व्यक्तिगत संपत्तियों में भी वृद्धि करें, अपनी 100 पीढ़ियों के लिए भरें, और जनता जनार्दन जाए भाड़ में, प्रकृति पर्यावरण जाए भाड़ में, बस राम राम जपना पराया माल अपना वाली स्थिति है। और ये भी मैं कह चुका हूँ कि बार बार कहता हूँ, तन बिकता है, मन बिकता है, मानव जीवन भी बिकता है,
तन बिकता है, मन बिकता है, मानव जीवन भी बिकता है। जब धन की अति पूजा होती है तब यार वतन भी बिक जाता है, तब यार वतन भी बिक जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जोशीमठ में ये पहले हो रहा कि या सरकार को पता नहीं था, सब कुछ पता था। जानबूझ के मैं बता रहा हूँ, जब व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों के लिए आदमी जीता है, जब उसके आंखों पे संकीर्ण, निकृष्ट और कुत्सित स्वार्थों का चश्मा चढ़ा होता है, तो उसका विवेक खत्म हो जाता है, उसको भला बुरा कुछ भी नजर नहीं आता है। उसको अपनी अवांछित और अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति ही उसका उद्देश्य रह जाता है। वो उनके दूरगामी परिणामों पे कभी सोचता नहीं है, न उसको किसी और की भलाई से कोई लेना देना होता है। तो ये सब चल रहा है। तो मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाता हूँ। जोशीमठ में आज ये सब सरकार की नाक के नीचे हुआ, सरकार के जो वहाँ पे तमाम प्रशासनिक लोग हैं उनके नाक के नीचे हुए। इससे पहले भी दोस्तों, इससे पहले भी रिपोर्ट आ चुकी थी, मैं बताता हूँ आपको। 7 मई 1976, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 7 मई 1976 में एक 18 मेंबर की एक, जो उस समय गढ़वाल के कमिश्नर हुआ करते थे, गढ़वाल बोले तो पौड़ी कमिश्नरी के जो उस समय वो थे, मिश्रा जी हुआ करते थे उस समय, महेश चंद्र मिश्रा। तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उस समय उन्होंने 7 मई 1976 को जोशीमठ पे एक रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जोशीमठ में भारी निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए, सड़कों में डायनामाइट विस्फोट से या ऐसे इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए, और जोशीमठ की ढलानों पे जंगल होने चाहिए, उसमें कृषि कार्य नहीं होना चाहिए, कॉलोनियाँ नहीं बसाई जानी चाहिए, और वहाँ पे ज़्यादा सड़कों का कटान या बड़े निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क या रिकंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कहा था कि जोशीमठ के आस पास जंगल होने चाहिए, हरा भरा क्षेत्र होना चाहिए, बड़े कंस्ट्रक्शन के काम, बड़ी बसावट नहीं होनी चाहिए। ये 7 मई 1976 की रिपोर्ट है। बताओ तब से कितने साल, कितने दशक गुजर चुके हैं। तो क्या पता नहीं था, लेकिन पता किसको हो और क्यों पता करें, जब इनको तो नेता बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद ये तो जुगाड़ में, इस जुगाड़ में रहते कि कहाँ से पैसा आए और हम कितनी कोठियाँ बनाएं, कितना पैसा स्विस बैंकों में जमा करें, विदेशी बैंकों में जमा करें, कितना नामी बेनामी और अलग अलग नामों से गाजियाबाद, दिल्ली से लेकर और मुंबई से लेकर और देहरादून से लेकर और पहाड़ों तक अपने फार्म हाउस बनाएं, अपने आवास बनाएं, अपने अय्यासियों के अड्डे बनाएं। इनमें जब व्यस्त रहें तो उनको कहाँ लेना देना किसी के हितों से, सार्वजनिक और सामूहिक हितों से उनको कोई लेना देना होता नहीं है, और न उनमें कोई परमार्थ की भावना होती। तो ये आज का जो काला सच है वो बन चुका है। लेकिन इसमें जनता भी दोषी है। मैं लास्ट में लल्लो लो अब यही आता है, लास्ट में यही कहता हूँ कि जिम्मेदार, अगर आप गलत को सहते हैं, गलत जो करता है वो तो जिम्मेदार है ही, लेकिन जो गलत को सहन करता है, वो सहन करता है और साथ भी देता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उससे बड़ा गलत ही होता है। तो जनता, इलेक्शन का समय आता है, लेकिन सवाल ये है कि जनता क्यों इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजती है, चाहे वो पंचायती चुनाव ही हो। मैंने गांव में कई बार देखा है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, ईमानदार कैंडिडेट है, उसका जमानत जब्त हो जाती है। गांव में कई बार मैं देखता हूं जिसने शराब, कच्ची शराब बेचने से अपना जीवन शुरू किया और ये सारे काम उसके रहे गांव में, उसको प्रधान बना दिया जाता है। क्षेत्र पंचायत में ऐसे गुंडे बदमाश माफियाओं की पहुंच है, जिला पंचायत में ऐसे, नगर निगम, नगर पंचायत से लेकर विधानसभा से लेकर और लोकसभा तक सभी जगह ऐसे लोगों की भरमार हैं जो खुद भी माफिया हैं, और खुद भी चाहे को खनन माफिया हो, वन माफिया हो, भूमि माफिया हो, निर्माण माफिया हो, भर्ती माफिया हो, ये सारे माफियाओं की फौज खड़ी हो चुकी है। इनको ये एक छत्ते की तरह बन चुके हैं और ये किसकी छत्र छाया में और किसकी सरपरस्ती में काम करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। इनको राजनीतिक संरक्षण होता है, मैं बता चुका हूँ। माफियाओं की राजनीति है, राजनीति का माफियाकरण हो चुका है, या अपराधियों का राजनीतिकरण हो चुका है, या राजनीति का ही अपराधीकरण हो चुका है। दोनों बातें समान है। तो ये स्थितियां हैं। तो ये जोशीमठ पे कोई जो रिपोर्ट आई है वो इससे पहले भी ऐसी रिपोर्टें आई हैं। तो अभी भी जो रिपोर्टें आई है, सरकार कुछ खास ध्यान देगी मुझे कहीं लगता नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं 4 धाम मार्गों पे या कहीं भी हो,
भाई वो तो मोटी रकम देते हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से रिपोर्ट सौंपेंगे तहसील स्तर के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पहले कलेक्ट्रेट में जाएगी, कलेक्ट्रेट को से डीएम साहब वहाँ कोई टीम बनाएंगे वहाँ पे और उसको भेज देंगे, 5 सदस्य 6 सदस्य वहाँ भाई जांच करो। उसमें पटवारी भी रहेगा, कानून को भी रहेगा, तहसीलदार भी रहेगा, एसडीएम भी रहेगा, सभी लोग जाएंगे वहाँ। जो जिन्होंने वो 10-10 मंजिले बना रखे हैं, यात्रा सीजन में जो करोड़ों की कमाई करते हैं, चाहे वो 4 धाम हो, 4 धाम मार्ग हो या यहाँ पे हिल स्टेशन हो, जिन्होंने की अवैध कमाई की वहाँ कहीं, जिनकी कोई इनकम टैक्स तक में कहीं वो नहीं है, इनकम टैक्स में तक वो रजिस्टर्ड नहीं है, नामी बेनामी करोड़ों की कमाई होती है वहाँ पे और न उनके लिए रेट लिस्ट कोई तय है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अधिकारियों कर्मचारियों को जिनको वहाँ पे जांच के लिए भेजा जाता है उनको पैसे दे देते हैं उनको, और वो वैसे चले आते हैं। आपको पता है कि वहाँ पे कोई भी जो भी 4 धाम से लेकर अन्य जगहों पे जिनकी नियुक्तियाँ होती हैं वो रहते हैं कि 2-3 साल में काफ़ी कमा के फिर अपने देहरादून या कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास कोठी बना देंगे और छुट्टी। अधिकांश उनका यही वो रहता है। तो वहाँ के जो बड़े बड़े लॉज मालिक हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं या बड़े बड़े इन्होंने जो काम कर रखे हैं वहाँ पे, वो उनको अपनी तरफ मिला देते हैं। अब जो वहाँ के ईमानदार अच्छे लोग थे, समाज सेवी थे, अच्छे थे, वो उन्होंने इस प्रकार का गुट बनाया वहाँ पे कि उन लोगों को उन्होंने क्षेत्रों से ही बाहर कर दिया है, राजनीति से बाहर कर दिया है और अन्य चीज़ों से भी बाहर कर दिया है, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से परे परमार्थिक भावना से या सार्वजनिक या संगठनात्मक या सामूहिक हितों के लिए काम करते थे। ऐसे लोग धीरे धीरे हाशिया पे है। ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी ऐसे काम किए। जो केंद्र में राजनीति चल रही है वो वही चल रही है। उसमें भी जो टैलेंटेड लोग थे, प्रतिभाशाली लोग थे, चाहे रघुराम राजन हो, उर्जित पटेल हो, कोई भी हो, चाहे वो गोविंदाचार्य हों, सबको इन्होंने बाहर किया। जो बीजेपी पार्टी में आज मोदी और वो हैं, वो भी इन लोगों को सबको किनारे करके तब आगे बढ़े। तो ये जो तिकड़मी खेल है राजनीति का, और आगे वही लोग बढ़ते हैं जो सरकार के लिए बैकडोर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेवेन्यू पैसा जमा करते हैं। सफ़ेद धन हो चाहे काले धन हो, चाहे वो शराब से हो, खनन से हो या भर्ती परीक्षाओं से हो, कहीं से भी पैसा आना चाहिए और उन पैसों से सरकार के और राजनीतिक पार्टियों के 5 स्टार 6 स्टार ऑफिस बनने चाहिए और उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों, परिसंपत्तियों में कहीं गुना अधिक वृद्धि होनी चाहिए। आपको पता है अभी देहरादून के मेयर थे, उनकी संपत्तियों में कितनी वृद्धि हुई, ऐसे सबकी जांच हो जाए तो वो तो नामी हैं। बेनामी संपत्तियां कितनी हैं उनकी, कोई किसी को पता नहीं। तो उत्तराखंड में स्थितियां हम क्या कह सकते हैं, हम पहले भी चर्चा कर सकते हैं। मैं तो तमाम आज हालांकि लिखना कम हो चुका है, तमाम पत्रिकाओं में मैं लिख चुका हूँ। खास जो इसमें नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी यानी जल विज्ञान संस्थान, उसमें मैं कहीं उसकी पत्रिका निकलती है जल चेतना, उसमें कई बार मैं लिख चुका हूँ। फ्रंट स्टोरी तक लिखी मैंने उनके लिए। लेकिन बात वही है कि सारी बातें सफ़ेद हाथी सफ़ेद हो और सब कुछ टाई फिस हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार की वो चल रही है। तो ये आपको थोड़ा हमें जानकारी देनी चाहिए थी। और अभी अब स्थितियाँ ये है कि सरकार ने जो इस प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं संवेदनशील जगहों पे या नदियों के किनारों पे, सरकार थोड़ा बहुत लिपापोती के लिए कार्रवाई कर भी रही है, अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर भी रही, लेकिन स्थानीय जनता हल्ला कर रही है। पहली बात है, अब सरकार को चाहिए कि नोटिस भेजे कम से कम 1-2 महीने पहले, ताकि जो जिनका अतिक्रमण हटाए, अवैध कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, वो कहीं अपनी अन्यत्र व्यवस्था करें, या सरकार ही उनको रोजगार छीनने के कारण उनको कहीं अन्यत्र जगह दे दे, अन्यत्र कहीं व्यवस्था कर दे कि आप वहाँ रह के और अपना जो रोजगार व्यवसाय है वो आगे बढ़ा सकते हैं। या तो सरकार ही ऐसा करे, लेकिन बिना नोटिस के और अपराध तफरी में और बहुत जल्दबाजी में अतिक्रमण हटाना कोई उचित वो नहीं है। इससे जनता में आक्रोश तो होगा ही होगा। हालांकि जनता भी खुद दोषी है, वहाँ के जो व्यवसायी हैं पहाड़ी क्षेत्रों के,
वो खुद दोषी हैं। क्यों उन्होंने अपनी जितनी ज़मीन थी उस पे तो है ही, उन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके क्यों उन्होंने वर्षों से वहाँ पे इस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियाँ चला रहे हैं अतिक्रमण करके। उससे प्रकृति पर्यावरण को भी क्षति हो रही है और सरकार को भी रेवेन्यू की क्षति होती है उससे। ठीक है, लीगल तरीके से मैं कल के वीडियो परसों के वीडियो में भी बताया था मैंने कि आप लीगल तरीके से सरकार के पास प्रपोजल ले जा सकते हैं कि हम ये चाहते हैं, हम कहीं पे सामूहिक रूप से एक पट्टा लेना चाहते हैं इतने लोग मिलके, और उसके लिए हम सरकार को टैक्स भी देंगे और सरकार के रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन और नॉर्म्स के अनुसार काम भी करेंगे। न तो हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाएंगे बल्कि उसका संरक्षण संवर्धन भी सुनिश्चित। जिनको पट्टे पे सेंचुरी बायोस्फीयर क्षेत्रों में जमीन दी जाती है उनका कर्तव्य होता है कि वो पर्यावरण, प्रकृति पर्यावरण, वहाँ की धार्मिकता आध्यात्मिकता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कोई काम करें। वो ये न हो कि यात्री आ रहे हैं, यात्रियों की जेब से पैसा कैसे निकालें और वहीं तक सीमित रहें। अब उत्तराखंड में ये बीमारी, उत्तराखंड के जो स्थानीय व्यवसायी व्यापारी थे, पहले नहीं थी ये बीमारी उनकी, जो अति पूंजीवाद वाली बीमारी है ना, वो अब आ चुके हैं। विगत कुछ सालों से उन पे ये लग रहा है कि वो पता नहीं क्या करने वाले हैं। हम वहाँ पे देखते हैं, वहाँ मतलब सब पे ऐसे वो लगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ कितनी पावन नदियाँ बहती हैं, हमारा जो कितना यहाँ पे हरा भरा बुग्याल थे, वन थे, कोई लेना देना नहीं उनको। प्रदूषण कितना हो रहा है, गंदा कितना जा रहा है नदी, कोई लेना देना नहीं है उनको इससे। मैं तो 4 धाम में भी देख चुका हूँ, अन्य जगहों पिकनिक स्पॉट पे भी देख चुका हूँ, बहुत बदतर स्थिति है। ना वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सही है, न सीवेज सिस्टम सही है, न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। तो बात वही है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति हो गई। और मैं ये बात भी बता चुका हूँ कि ये कैसे होगा भाई, जब सभी लोग इन कामों से जुड़े हुए सभी लोग जब अपने व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र और कुत्सित स्वार्थों से ऊपर सामूहिक हितों के लिए, संगठनात्मक और सार्वजनिक हितों के लिए और परमार्थिक कार्यों के लिए टीम वर्क बना के एकजुट, एक मत हो के एक मंच पे काम करेंगे तो तभी ये सारी चीज़ें हो सकती। अन्यथा बात वही है, अगर अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत निकृष्ट संकीर्ण स्वार्थों के लिए काम करेंगे तो फिर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आदमी की आंखों पे निकृष्ट, कुत्सित और संकीर्ण स्वार्थों का पर्दा पड़ता है और चश्मा चढ़ता है तो उसे फिर कुछ नज़र नहीं आता है, अच्छा क्या है बुरा क्या। फिर तो वही होता है कि तन बिकता है, मन बिकता है, मानव जीवन भी बिकता है। जब धन की अति पूजा होती है तब यार वतन भी बिक जाता है, तब यार वतन भी बिक जाता है। तो आज इस स्थितियों में जी रहे हैं हम, तो उसके लिए फिर बात वही आती है, दोषी कौन। अभी तो जोशीमठ में ऐसा हो रहा है, केदारनाथ में आपदा आ चुकी है, उससे पहले वहाँ मधमेश्वर घाटी में आई, उत्तरकाशी में आई, तमाम जगह आ चुकी है। लेकिन अभी जो यहाँ पे हिमालय क्षेत्रों के नीचे जो भूगर्भीय हलचलें हैं, अभी आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो हिंद प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई और धंसी थी, उस धंसने के कारण, उस टकराव के कारण अभी भी यहाँ के जो सेल हैं नीचे जमीन के नीचे, उनमें अभी भी कंपन और वाइब्रेशन जारी है। और वो टकराने के बाद अब स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जो कालांतर में है या भविष्य ऐसा है कि फिर से वो प्लेट फिर से वापस जाएगी। जोर से टकराई जो हिंद प्लेट थी वो पहले अफ्रीका महाद्वीप से लगी हुई थी और उसके बाद वो सब हजारों सालों तक, लाखों सालों तक वो समुद्र में तैरता रहा। जो यूरेशियन, हमारा जो भारतीय हिंद प्लेट है दक्षिण एशिया, उसके बाद उसमें पाकिस्तान भी आता है, श्रीलंका भी आता है। उसमें बाद में वही चीज़ जो नीचे भूमि का जो प्लेट होती है, प्लेट ऊपरी परत नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए बता, आप ये कंफ्यूज मत समझें कि जो हमारा ऊपरी ज़मीन है वो भूगर्भीय प्लेट होती है। भूगर्भीय प्लेट नीचे होती हैं, बहुत गहरे में होती हैं। वो जो पृथ्वी के अंदर का जो लावा है, वो लावा बिल्कुल लिक्विड के रूप में है। वहाँ सारी धातुएं लावा के रूप में है, खोलते लावा के रूप। तो उस लावे के ऊपर जो प्लेटें तैर रही हैं, वो एक प्रकार से तैर रही। तो वो प्लेटें धीरे धीरे मूवमेंट करती हैं, कभी आपस में टकराती हैं, टकराहट के बाद कभी धीरे धीरे वापस आती हैं। तो उसके साथ ही ऊपरी ज़मीन भी वैसे एक्टिव, ऊपरी ज़मीन में होते हैं, भूकंप होते हैं, ज्वालामुखियाँ फटती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये एक अलग विज्ञान है जियोलॉजी, जिसका एक भूगोल के अंतर्गत भी इसकी पढ़ाई होती है और भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत भी इसकी पढ़ाई होती है। तो अब ये भी कहा जा सकता है कि अभी अंतरिक्ष के बारे में तो बहुत कुछ जानना शुरू कर दिया हमने। चंद्रमा पे चले गए, मंगल पे चले गए, बृहस्पति और सौरमंडल तक उपग्रह भेज लिए, लेकिन पृथ्वी के अंदर के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। पृथ्वी के समुद्रों के नीचे क्या है उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, कोशिशें जारी। तो हिमालय के बारे में कहा जा रहा है कि हिंद प्लेट फिर वापस जाएगा और उसके साथ ही धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि लाखों साल बाद फिर समुद्र में, बताते हैं इतिहास खुद को, मैं कई बार बोल चुका हूँ, इतिहास खुद को दोहराता है, बार बार घटनाएं रिपीट होती हैं। जैसा हमारा जीवन मरण चलता है, फिर यहाँ से मरे फिर नया जीवन लिया, जैसे कि आध्यात्मिक दृष्टि से बताया जाता है। तो वैसे प्रकृति में रोटेशन होता है, यानी इतिहास जो हिस्टोरी होती है वो आपस में रिपीट होती जाती है। तो एक बार वहीं से जो हिंद प्लेट थी वो यहाँ आई, उसके बाद फिर वो टकरा के फिर वापस चले जाएगी, तो वही चीज़ें फिर रिपीट हो जाएगी। तो अभी हिमालय पर्वत भी उसी से बना, वो टकराहट के बाद जो लावा निकला था बाहर उसी से हिमालय पर्वत बना। तो हिमालय पर्वत को दुनिया में सबसे ज़्यादा शैशव अवस्था में कहा जाता है। शैशव मतलब अभी बच बना है हिमालय। अन्य पहाड़ तो लाखों साल पहले बन गए थे, चाहे वो यूराल पर्वत हो, राकी पर्वत हो, अरावली की पहाड़ियाँ हो, विंध्याचल पर्वत हो, ये बहुत पुराने पहाड़ हैं। हिमालय से भी बहुत पुराने बने हुए हैं, लाखों साल पुराने। तो इस प्रकार की स्थितियों में यहाँ पे जिस प्रकार से सरकार के नुमाइंदे, कारिंदे, रहनुमा, सत्ता, सियासतदान और यहाँ वहाँ के या स्थानीय जो हैं या बाहर के जो व्यापारी व्यवसायी हैं या वहाँ के ठेकेदार हैं, उन्होंने जैसे बदहाल स्थिति उत्तराखंड की बना दी है इन माफियाओं ने और इन नेताओं ने, माफियाओं ने, नौकरशाहों ने और उनके जो चमचे दल्ले भड़वे क्षेत्रों में और छुटभइये नेता हैं, उनकी जुगलबंदी में जो स्थितियाँ उन्होंने पहाड़ की कर दी है, वो आने वाले 50 सालों में न पहाड़ बचेगा न पहाड़ी बचेंगे, सब कुछ। और तब हमारे पास कुछ करने का अवसर भी नहीं, वापस लौटने का मौका नहीं रहेगा, कुछ करने का। इतनी बदतर हो जाएंगी। तो बारूद के ढेर पे पहाड़ खड़े हैं, कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है और बड़ा होने के बाद ही सरकार चेतती है। विदेशों में तो जो भी है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसलिए बनाई जाती हैं, जापान में या अमेरिका में, कि वहाँ पे जो तूफान आते हैं, भूकंप होते हैं, उनकी प्रभाविता को कम से कम किया जाए, उनको रोका जाए और उनका अस्थायी निदान किया जाए। लेकिन भारत में इंतज़ार किया जाता है कि कब बड़ी आपदा आए, कब बड़ा नुकसान हो, और उसके बाद फिर देश विदेशों में रोना शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ आपदा आ गई, हमारे लिए पैसे लाओ। तब वो रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये स्थितियाँ भारत में होती हैं। तो बहरहाल हम उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पे पोस्टमार्टम जारी है हमारा। और फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो आप जो उत्तराखंड की USDMA वेबसाइट है उस पर आप ये रिपोर्ट है PDF निकाल के देख सकते हैं, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं और इन रिपोर्टों में क्या कुछ खास है उस पर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये है उत्तराखंड, जो उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन है, ये उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इस पे देख सकते हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है जो उसकी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। तो बहरहाल आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मुद्दे के साथ हम आप लोगों से जल्द रूबरू होंगे और उत्तराखंड के से और देश विदेश से जुड़े तमाम मुद्दों में हमारा पोस्टमार्टम जारी है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।